वसुधा अपनी शादी के 5 साल बाद अपने मायके आई थी। शादी के बाद वह पहली बार आई थी, वो भी 5 साल के लंबे अरसे के बाद। उसके पिता स्टेशन के बाहर उसे लेने आए और सामान तांगे पर रखा। वे सब तांगे पर बैठ गए। जब तांगा चलने लगा तो वसुधा को लगा कि उसका शहर काफी बदल गया है। 5 सालों के लंबे अरसे के बाद इस शहर में आई थी जहां उसने अपना बचपन बिताया, जहां बड़ी होते होते बहुत से फूलों को खिलते और मुरझाते देखा था, जहां पक्षियों के जोड़े को देखकर अपनी आंखों में अनेक सपने संजोए थे, जहां एक दिन सजी सजाई डोली में बैठकर वह अपने मेके से बिछड़ गई थी। वह सोचने लगी 5 साल बीत गए, तब और अब में कितना फर्क आ गया है। रास्ते के दोनों ओर देखा, कितना बदल गया था उसका शहर। रास्ते चौड़े हो गए थे। टाउन हॉल के पास से गुजरते उसने देखा कि सभी दुकानें पक्की हो गई थी। चौराहे पर सिग्नल लाइट्स लग गई थीं और रास्तों पर बीमार बल्बों की जगह पर ट्यूब लाइट्स लटक रही थीं। अपने पिता की ओर देखते हुए वसुधा ने कहा, बाबा, कितना बदल गया है अपना शहर। हाँ, बदल गया है, पिता ने उत्तर दिया। पिता का इतना संक्षिप्त जवाब उसे अच्छा नहीं लगा। उसे लगा उसके पिता कुछ सोच रहे थे, लेकिन इन 5 सालों में ना जाने कितने सवाल उसने अपने मन की स्लेट पर संवार कर लिखे थे। वह भला चुप कैसे रह पाती। उसके मन में अपने छोटे भाई संजय और अपनी बहन सांत्वना का ख्याल आया। पिता की ओर देखते हुए उसने फिर से पूछा, संजय बड़ा हो गया होगा, अब कौन सी कक्षा में पढ़ता है? 7वीं में। और मेरी बहन सांत्वना कैसी है? अब तो काफी बड़ी हो गई होगी, कहीं उसकी शादी की बातचीत चलाई होगी। हाँ, 1-2 जगह चलाई है। वसुधा को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि उसके पिता हर सवाल का इतना छोटा सा जवाब दे रहे थे। लेकिन फिर उसे लगा कि उम्र बढ़ते बढ़ते बहुत से लोगों का स्वभाव बदल जाता है, उनकी बातों में कुछ ज्यादा गंभीरता आ जाती है। यही सोचकर उसने खुद को सांत्वना दी। वसुधा ने इस बात से अपना ध्यान हटा लिया। वह फिर से यहाँ वहाँ शहर के मनोरंजक स्थानों को देखने लगी। अचानक उसे लगा कि उसका बच्चा तांगे में बैठे बैठे ऊँघने लगा है। शायद थकावट के कारण ठंडी बयार के लगने से उसे नींद आने लगी थी। वसुधा सोच रही थी, देखते देखते 4 सावन तो बीत गए। जब वह हर रोज दरवाजे पर किसी चिट्ठी के आने के इंतजार में जाकर खड़ी होती थी, जिसमें पिता ने लिखा हो कि यह सावन तुम यहाँ पर आकर बिताओ, पर हर सावन में उसे निराशा ही मिलती। इसके पीछे जो कारण हो सकता था उसका भी उसे कुछ कुछ अंदाजा था। अचानक उसे लगा कि वह तंग गली आ गई थी, जहां बचपन में वह सहेलियों के साथ धूल मिट्टी की परवाह किए बिना खेला करती थी। पड़ोस की कुछ औरतें और बच्चे तांगे की आवाज सुनकर बाहर निकल आए। वसुधा को याद आया कि वह भी इसी तरह आवाज सुनकर बाहर निकल आया करती थी जब कभी कोई तांगा या मोटर उस तंग गली में आती थी। तब एक दरवाजे के पास आकर तांगा रुक गया। वसुधा ने देखा उसकी माँ पहले से ही दरवाजे पर इंतजार में खड़ी थी। वह बच्चे को पिता की गोद में देकर तांगे से कूदकर दौड़ी और माँ की आगोश में समा गई। उसे फिर अपने आप पर बड़ा ही आश्चर्य आने लगा कि वह कैसे तांगे से कूद पड़ी। इतनी फुर्ती आज कहाँ से आ गई थी उसमें। नए माहौल में आते ही उसका बच्चा रोने लगा। वसुधा की माँ ने बच्चे को अपनी गोद में लिया। बच्चे को चुंबन देते हुए उसने कहा, कितना दुबला हो गया है बेचारा, क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं है? वसुधा कोई जवाब देती उससे पहले ही छोटी बहन सांत्वना आकर उसके गले लग गई। वसुधा ने उसे प्यार करते हुए कहा, कितनी बड़ी हो गई है मेरी बहन। फिर यहाँ वहाँ नजर फिराते हुए वसुधा ने पूछा, मेरा भाई संजय कहाँ है? ट्यूशन पर गया है, बस आता ही होगा। वसुधा ने देखा इस बीच उसके पिता सामान भीतर रखवा रहे थे। तांगे वाला
अब वहां पर ना था। सब लोग भीतर आने लगे। वसुधा को लगा कि घर में अभी कोई फर्क नहीं आया था। खटिया वहीं थी जहां पहले थी। कोने में वही टेबल रखी थी जिस पर किताबें रखी हुई थी। किताबें शायद सांत्वना की थी या संजय की। टेबल लैंप वहीं पर था, सिर्फ उसका रंग बदला हुआ था। उसे लगा शायद संजय ने दिवाली पर लैंप को रंग रोगन किया होगा। कुल मिलाकर उसे घर में कोई खास फर्क नहीं नजर आया। कुछ देर वह घर को यूं ही देखती रही। फिर उसने सांत्वना को आवाज देकर कहा, मेरी अच्छी बहन, पहले मेरे लिए 1 कप चाय बना लाओ, और हाँ, बेबू के लिए थोड़ा दूध गर्म कर लेना। परंतु सुनो, पहले मेरे लिए चाय बना दो, ट्रेन की थकान बाकी है। सांत्वना रसोई घर की ओर चली गई। पिता उससे कुछ कहे बिना ही घर से बाहर चले गए। तब माँ ने कहा, वसु बेटा, तुम कितनी कठोर हो। महीने 2 महीने के बाद ही माँ को चिट्ठी लिखती हो। बेटा, मेरा तो बुढ़ापा है, मैं चाहे सुस्ती कर भी लूं, पर तुम ऐसा मत किया करो, बहुत ही चिंता हुआ करती है। वसुधा उस बात का कोई जवाब दे सकती, उससे पहले ही वसुधा ने देखा पड़ोस की रुकमा चाची आ रही थी। अंदर आते ही वसुधा के सर पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, आ गई बिटिया? हाँ चाची, क्या हाल है? अच्छा है बिटिया। रसोई में बैठी थी तो कमल दौड़ता हुआ आया और कहा, वसुधा दीदी आई है। वैसे तुम्हारी माँ ने बताया था कि उसने तुझे खत लिखवाया है। बेटा, तुम्हारा पति नहीं आया क्या? नहीं, ये दिन उनके काम के हैं, फुर्सत होती तो जरूर आते। हाँ, और बताओ, सुखी तो हो? हाँ। कुछ ठहर कर सुधा ने कहा, कमल नहीं आया चाची? अरे, उसे तो शर्म आती है। उससे कहा था चल अपनी दीदी से मिलने, तो कहने लगा कि पता नहीं मुझे पहचानेगी या नहीं। बाकी तुम्हें याद बहुत करता है। जब तुम शादी करके डोली में बैठी तब भी रो रो कर बेहाल हुआ था, और फिर दिन पड़ने पर पूछता रहा, वसुधा दीदी कब आएगी? तुमसे बहुत ही स्नेह करता है। कहते हुए रुकमा चाची की आंखों में पानी भर आया। आंसू पोंछते हुए कहने लगी, जब से उसे पता चला कि संजू की माँ ने तुझे आने के लिए लिखा है, तब से हर रोज पूछता है। वसुधा की माँ, जो वहीं पर खड़ी थी, सब सुन रही थी। कहने लगी, क्यों नहीं पूछेगा कमल की अम्मा? इतना सा था, तब से मेरी वसुधा गोद में लेकर उसे घुमाती थी। वसुधा का मन भर आया। चाची, बुलाओ तो कमल को। अब जाएगा कहाँ? तुम तो कुछ दिन रहोगी ना, कब तक शर्माएगा? अपने आप चला आएगा तुमसे मिलने, चाची ने कहा। वसुधा को लगा कि स्नेह की डोर इतनी मजबूत होती है कि वह अपना पराया नहीं देखती। सांत्वना चाय लेकर आई। कप देकर वह जाने लगी तो वसुधा ने कहा, अम्मा, कितनी बड़ी हो गई है हमारी संतो, कोई घर वर देखा इसके लिए या नहीं? प्लेट में आधी चाय उड़ेल कर वसुधा रुकमा चाची की ओर कप बढ़ाते हुए कहने लगी, हाँ चाची, थोड़ी चाय पी लो। नहीं बेटा, आग लगे इस चाय को, जिसने नसों का खून सोख दिया है। तुम पी लो, मुझे इस वक्त इसकी तलब नहीं लग रही। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ, घर में काम पड़ा है। मिले बिना रहा ना गया, इसीलिए चली आई, फिर आऊंगी। जरूर आना चाची, वसुधा ने अपने पन से कहा और कमल को भेजने की हिदायत भी दी। रुकमा चाची चली गई तो उसने अपनी माँ से पूछा, हाँ अम्मा, तो मैं संतू के लिए पूछ रही थी। कुछ गंभीर होते हुए माँ ने बताया, बेटा, घर तो बहुत है ख्याल में, और फिर संसार में जहाँ लड़कियाँ हैं वहीं उनके लिए भगवान ने लड़के भी पैदा किए हैं, पर आजकल पैसा ही परमात्मा हो गया है। सच पूछो तो बिटिया, अभी तक तुम्हारी शादी का कर्ज भी पूरी तरह से नहीं उतरा। नहीं तो तुम ही सोचो बिटिया, पूरे 5 सालों का बिछोह मैं कैसे सह सकती। अपने नवासे को देखने के लिए आंखें तरसती थी, पर पैसे ने आजकल हर किसी को लाचार बना दिया है। पैसा ही हमारे प्रेम के बीच की दीवार बना हुआ है। इन्हें कहती तो फटकारते थे, बिना पैसे तो वे भी बेगाने हो गए थे। घर में भी किसी से ठीक से बात नहीं करते। वसुधा को जैसे आघात पहुंचा। उसने सोचा
तांगे में आते हुए रास्ते में बाबा के ऐसे रूखे व्यवहार का यही कारण था। उसकी माँ बात करते अचानक चुप हो गई। उसने देखा सामने से संजय आ रहा था। संजय ने वसुधा को सामने देखकर अपनी किताबें खाट पर फेंकी और दौड़ता हुआ वसुधा से जाकर मिला। दीदी कहते हुए वह अपनी दीदी से लिपट गया। वसुधा की आंखों में एक बार फिर से पानी भर आया। संजय रो पड़ा, तुम बड़ी ही कठोर हो दीदी, हमें ऐसे छोड़कर चली गई हो जैसे हम तेरे कुछ लगते ही नहीं। क्यों नहीं आई इतने साल? तुम लोगों ने मुझे आने के लिए कहाँ लिखा था? लेकिन ये शब्द वसुधा की जबान से नहीं निकल पाए, उसके गले में ही अटक कर रह गए। संजय अभी बच्चा था, वह बेचारा क्या समझेगा इन बातों को। इसीलिए संजय के बालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए वसुधा ने कहा, अरे मैं तेरे लिए एक पेन लेकर आई हूँ, सुनहरा सा सुंदर सा। ये सुनते ही संजय मेरी अच्छी दीदी कहकर अपनी बहन से लिपट गया। वसुधा ने अपना बैग खोलकर उसमें से एक पेन निकालकर संजय को दिया और फिर एक नई साड़ी निकालकर सांत्वना को आवाज दी, संतू ओ संतू, यहाँ तो आ। सांत्वना कमरे में आई। तुमने बुलाया दीदी? हाँ, देखो ये साड़ी कैसी है? अच्छी है दीदी, तुझे अच्छी लगी? हाँ, यह तुम अपने पास रखो, मैं तेरे लिए लाई हूँ। सांत्वना ने जवाब नहीं दिया, पर उसके चेहरे से वसुधा को लगा कि वह खुश थी। तब तक उसके पिता बाहर से लौट आए। आते ही वसुधा से कहा, वसु तेरे लिए मछली लेकर आया हूँ, तुझे बहुत पसंद है ना? कुछ कहने की बजाय वसुधा सिर्फ मुस्कुराई। वह पिता को देखने लगी। उसे यह खुशी थी कि चाहे कुछ भी हो, इस बहाने उसके पिता ने उसके साथ बात तो की। पिता ने फिर से पूछा, हाँ तो बताओ बेटे, हमारे जमाई राजा का काम कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। बहुत दिनों से उनको मिलने का जी चाह रहा था। कहकर वह कुछ पल के लिए रुक गए और फिर कहने लगे, इस बार दिल्ली जाते हुए वहां से गुजरा भी था पर उतरा नहीं, तो आ जाते बाबा। हाँ, आ तो जाता बेटे, पर पहली बार समधियों के घर में जाना कोई आसान है क्या? कितना खर्चा हो जाता। फिर जैसे बात बदलते हुए पूछा, वैसे तुम्हारे ससुराल वालों का स्वभाव कैसा है? अच्छा है। सुखी तो होना बिटिया? हाँ। वसुधा को लगा जैसे उसके पिता का दिल भर आया हो। ना जाने कौन सी झनकार वसुधा की नसों में फैलने लगी। उस बीच वसुधा का बच्चा नींद से जागा। वह रोने लगा। संजय ने आगे बढ़कर उसे अपनी गोद में उठाया। पिता वहां से उठकर दूसरे कमरे में चले गए। संजय बच्चे को पुचकारते हुए बाहर ले चला। तब माँ ने कहा, वसु सच पूछो तो इस बार भी इनकी मर्जी तुम्हें आने के लिए लिखने की नहीं थी, पर मैं ही जिद करने लगी। इन्हें क्या है, ये तो छूट जाते हैं, पर मेरे कानों में तो बिनबिनाहट सुनाई पड़ती है। जो भी औरत घर में आती बस पहले यही बात पूछती, क्या इस सावन भी वसुधा को नहीं बुलाएंगे? हम तो उसे देखने को तरस गए, कितने साल हो गए। वसुधा क्या कहती, वह चुप रही। माँ ने फिर से कहा, मैंने उनसे कहा भले ही कुछ ही दिनों के लिए सही, बेटी को बुलाओ तो सही, कम से कम यह तो पता चले कि हमारी बेटी सुखी तो है। ये सुनकर वसुधा समझ गई कि माँ ने एक तरह से उसे बता दिया है कि उसे थोड़े दिनों के लिए बुलाया गया है। वसुधा ने अपना बैग बंद किया, फिर अपने पर्स से कुछ रुपए निकालकर माँ को देते हुए कहा, माँ ये पैसे अपने पास रख लो, घर में काम आ जाएंगे। माँ टकटकी लगाए बेटी को देखने लगी। नहीं नहीं बेटे, यह पाप मत मड़ो, मैं ये पैसे नहीं लूंगी। लड़की का एक भी दाना घर में नहीं आ सकता। नहीं, मैं नहीं लूंगी। अरे अम्मा तू रख तो सही, मैं तुझे नहीं दे रही, समझना कि मैंने संजू और संतू को दिए हैं बस। माँ शायद पैसे फिर से लेने से इनकार करती रही, पर उसने देखा कि वसुधा की बचपन की सहेली प्रिया आ रही थी। आते ही वह बोली, अरे वसुधा तुम कब आई? वेरी गुड, आई एम ग्लाइड
टू सी यू। अरे तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो? कैसी हो प्रिया? वेरी नाइस। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? अभी तक तो एक ही है। वेरी गुड। अच्छा फिर बाद में मिलेंगे, अभी कुछ जल्दी में हूँ। ओके सी यू। प्रिया से मिलकर वसुधा को आश्चर्य हुआ। कैसे आई और कैसे चली गई? ये कैसा दिखावा था? वसुधा ने माँ से पूछा, अम्मा यह प्रिया कितनी बदल गई है, अभी तक इसकी शादी नहीं हुई क्या? नहीं बेटे, तुम्हारी यह सहेली तो बिल्कुल बिगड़ गई है। आस पड़ोस की तो नाक ही कटवा दी है। मैं तो संतू पर इसकी परछाई तक नहीं पड़ने देती। पर अम्मा प्रिया तो ऐसी ना थी। ये सब अचानक? नहीं बेटी, ये सब अचानक नहीं हुआ, हालात ने करवाया। उसके पिता को लकवा मार गया। 3 साल हुए उसका भाई घर से भाग गया। आज तक उसका पता नहीं चला कि वह जिंदा है या मर गया। मजबूरी क्या नहीं करवाती बेटे। वसुधा ने एक बार दरवाजे की ओर नफरत की नजर से देखा, ऐसे जैसे वह प्रिया की ओर नफरत से निहार रही हो, या शायद आज की मजबूरियों की ओर। वसुधा ने एक ठंडी सांस ली। उसके बाद माँ बेटी कुछ देर तक बातें करती रहीं। फिर नहा धोकर वसुधा पड़ोस में अपनी सहेलियों और जान पहचान के लोगों से मिलने चली गई। शाम को जब वह वापस लौटी तो घर में सभी के चेहरे उतरे हुए थे। यह बात उसे बड़ी ही अजीब लगी। उसके लौटते ही पिता बीड़ियां लेने के बहाने बाहर निकल गया। माँ रसोई घर में चली गई। संजय टेबल के पास जाकर किताब उठाकर पढ़ने लगा। वसुधा को लगा कि उसकी गैर हाजिरी में निश्चित रूप से घर में कोई झगड़ा हुआ है। उसने सातुना से पूछा, क्या बात है संतू, इस तरह सभी के चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? कुछ नहीं दीदी, ऐसे ही पैसों को लेकर बाबा कुछ नाराज हो रहे थे। वसुधा हैरानी से यहाँ वहाँ देखने लगी। अचानक माँ ने कमरे में आकर संजय से कहा, देखो बेटा, तुम्हारे पिताजी कहाँ जा रहे हैं? क्या बात है माँ, कहाँ जाएंगे? बीड़ियाँ लेने गए हैं शायद। नहीं बेटा, तुम्हें पता नहीं, तुम तो 5 साल हमसे जुदा रही हो। इस बीच घर में क्या क्या ना हुआ। वसुधा ने देखा कि उसकी माँ की आंखें भर आई थी। क्या बताऊं बिटिया, तुम्हारे पिता पैसों के मामले में बहुत ही तकरार करते हैं। सुनते सुनते मैं भी तंग हो जाती हूँ। 3 बार तुम्हारे पिता ने आत्महत्या करने की कोशिश की। तीनों बार इन बच्चों की किस्मत है जो लोग उन्हें बचा लाते हैं। वसुधा सोचने लगी, तो गुजरे कुछ बरसों में इस घर में इतना कुछ हो चुका। वसुधा का गला भर आया। कुछ समय के लिए शब्द उसकी जबान पर अटक से गए। फिर भी कोशिश करके उसने पूछा, आज फिर क्या हुआ माँ? माँ बेतहाशा सी होकर रोने लगी। बस इतना ही कह पाई, आज तुम जो आई हो बेटी। वसुधा के पैरों तले से जैसे धरती खिसक गई। मैंने क्या किया है? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया बिटिया। नहीं, बताओ माँ, हकीकत क्या है? क्या करोगी सुनकर बेटी? उससे तो मैं मर ही जाती तो अच्छा था। फिर कोई मोह की, ममता की डोर तो ना होती। अपनी बेटी को देखे बिना नहीं रह सकती थी। खत मैंने ही तुझे लिखवा भेजा था। वसुधा को अब भी बात ठीक से समझ में नहीं आ रही थी। वह सवाली नजरों से माँ की ओर देखने लगी। तब माँ ने कहा, तुम आज ही आई हो बेटी, और ये कैसा स्नेह है, कैसा लगाव है एक पिता का। उसने आज ही पूछना शुरू किया कि वसुधा आई तो है, पर रहेगी कितने दिन? ज्यादा दिन रखने या उसे और उसके बच्चे को खिलाने की सामर्थ्य नहीं है मुझ में। पूछ लो कि वह कब जाएगी। माँ ने रोते दिल में दबे सभी राज फाश करते हुए कहा, अब तुम ही बताओ बिटिया, कौन डायन माँ होगी जो अपनी बेटी से यह पूछेगी कि तुम आई तो हो, पर जाओगी कब? मैं मर क्यों नहीं गई, मैं मर क्यों नहीं गई? ये कहते कहते माँ फिर से रोने लगी। वसुधा की जबान तालू से लग गई। जहर का वो घूंट चुपचाप पी गई। कुछ पल वह चुपचाप ना जाने क्या सोचती रही। फिर उसे महसूस हुआ कि वह अपने घर में नहीं, किसी अजनबी के घर में चली आई है।
उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर यह एहसास उसे घायल करता गया कि उसके घर में आने की खुशी कितनी क्षणभंगुर और कितनी झूठी थी। रात को काफी कोशिश करने के बावजूद भी उसे नींद ना आई। पिता के कहे शब्दों पर काफी देर तक वह सोचती रही। बहुत सोचने के बाद उसे लगा कि वे शब्द एक पिता के स्नेहपूर्ण प्रेम के नहीं, बल्कि एक पिता की मजबूरियों ने कहे थे, आज के हालात ने कहे थे। वसुधा को लगा कि आज के हालात ने इंसान को कितना मजबूर कर दिया है कि वह अब मोह ममता के जाल में जकड़ा नहीं जा सकता। उसे लगा जैसे वह किसी पराये घर में सो रही है। आंखों में आए आंसू पोंछते, करवटें बदलते वह सोने की कोशिश करने लगी। 3-4 दिन अपने मायके में गुजारने के बाद वसुधा वापस अपने ससुराल लौट गई।